हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। I'm लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। और आज पांचवा टॉपिक आ गया है तुम लोगों के सामने। टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। होप यहाँ तक तुम लोगों ने अभी तक सब चीजें समझ ली होगी। अब जो चैप्टर्स आएंगे, स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर, अब थोड़े चैप्टर्स है ना, उनकी वेवलेंथ बढ़ेगी, उनकी लेंथ बढ़ेगी, थोड़ा ज्यादा ग्रेविटेटेड सा टॉपिक लगेगा। बड़ा मैंने ट्राई करा है कि मैं इसको इस तरह से स्क्रूटनाइज करूं कि तुम लोग को ये आसान लगे। देखो, हर चीज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब तुम पढ़ते हो टॉपिक के अंदर, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इतना याद रखना है, एक चीज का एडवांटेज बाय डिफॉल्ट दूसरे का डिसएडवांटेज बन जाएगा, और दूसरे का डिसएडवांटेज बाय डिफॉल्ट इसका एडवांटेज बन के काम आ जाएगा। वो तुम्हें एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है, दूसरे का अपने आप काम आ जाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस मत रखना, वो एट द एंड याद आ जाते हैं। मतलब जब तुम बुक खोल के देखोगे, जो भी बुक तुम लोग यूज करते हो, पूनम गांधी, संदीप गर्ग, या दीप, जो भी तुम लोग किसी भी पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी के अलावा बहुत ज्यादा दिया हुआ है बुक के अंदर। बुक का काम अलग है, बुक को कंटेंट ज्यादा डालना होता है, दैट्स अ कंपटीशन फ्रॉम देयर साइड। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बुक पब्लिशिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड से मेरा मतलब है रिक्वायर्ड। फिर उसके अंदर कंटेंट, कंटेंट के अंदर कंटेंट, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, नोट्स होने चाहिए। तो अच्छा, तुम लोग को नोट्स मिल चुके हैं, कॉमर्स एज के अपलोड हो चुके हैं तुम्हारे पोर्टल पे, क्या कहते हैं, नोट्स के फॉर्मेट में। अब जो नोट्स का कॉन्सेप्ट है, नोट्स का कॉन्सेप्ट है जितना लिखना है एग्जाम में, हमें उसके आसपास नॉलेज होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बुक में, उसको ये मैं समझना दिस इज द फाइनल कंप्लीट सिलेबस, ना चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। ऑर्गेनाइजिंग मैंने स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करी। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन ज्यादा है। ये चैप्टर डिफरेंस बिटवीन का चैप्टर है, याद रखना। तो यहां से डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सो डेफिनेशन एक बार रीड करता हूं तुम लोग के लिए। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क परफॉर्म, defining and delegating responsibility, authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together to accomplish organizational objective। बड़ी डेफिनेशन है, नो डाउट। तुम्हारे लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा टू लर्न दिस डेफिनेशन, पर तुमसे किसी ने बोला ही नहीं कि रटो। सो देर इज नो चैलेंज दिस टाइम। तुम लोग अपने ऊपर वो चैलेंज ले लेते हो, इतना बड़ी डेफिनेशन रटना है। शॉर्ट करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं इस डेफिनेशन की कि किस काम की। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अब देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको ऐसे समझो, ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है। अब मैं आगे जाके समझाऊंगा। वो प्रोसेस से ही डेफिनेशन बन गई। सो कुछ नहीं है, पूरी प्रोसेस को उठा के ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या काम करता है, सो पूरी प्रोसेस को ना डेफिनेशन में डाल दी। सो अगर तुम्हें प्रोसेस याद हो जाती है, प्रोसेस याद करोगे, 4 पॉइंट के प्रोसेस है। सो अगर तुम्हें प्रोसेस याद है, उसी को डेफिनेशन में हमें कन्वर्ट करना है। बस लास्ट में एक चीज लगा देना, टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी डेफिनेशन में डाल सकते हो, प्लानिंग में डाल सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग में डाल सकते हो, डायरेक्टिंग में डाल सकते हो। सो किसी भी डेफिनेशन में ये वर्ड आ सकता है, टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इजी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यही वो स्टेप्स हैं जो तुम्हें डेफिनेशन बनाएगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। याद करो, वहां पे भी था, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस वेयर you have to identify the work and divide the work among the employees. This is what organizing is. Second is departmentalization in the organization, कि हमें departmentalization करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब पहले एक बार समझ भी लेते हैं, साथ में सिर्फ डेफिनेशन का रोल नहीं है, हमें समझना भी तो है ऑर्गेनाइजिंग। तो समझने के लिए बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वी नीड टू आइडेंटिफाई काम क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के पहले, प्लानिंग के बाद, तुम्हें ये पता तो होना चाहिए ना काम क्या है। भाई, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टास्क। यार काम कौन कौन से हैं, हमें क्या काम करना है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, हमें सेल्स करना है, हमें रिसर्च करना है। ये सब काम होते हैं पूरा। उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क होता है। तुम चाहो तो उसको 2 पॉइंट बना सकते हो, पर बहुत ऑलमोस्ट हर बुक में, इनफैक्ट इन एनसीईआरटी इट्स अ कॉमन पॉइंट। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या था? अकॉर्डिंग टू वर्क यू नीड टू डिवाइड द टास्क। तुमने काम को डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? तुमने ये देख लिया काम को कैसे डिवाइड करना है। जैसे किसको कौन सा काम देना है। डिवीजन ऑफ वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी स्टाफिंग नहीं हुआ, ये बात याद रखना। अभी लोगों को अपॉइंट नहीं करा, हमने सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं। तो ये सेटअप करने का प्रोसेस है अभी। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमें डिपार्टमेंट कौन से बनाने, जैसे मैंने अभी बताया, एक है मार्केटिंग, एक है सेल्स।
एक है प्रोडक्शन, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक डिपार्टमेंट हो गया मान लेते हैं, एक है अकाउंट्स, एक है फाइनेंस। मैं जो दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं ये कॉम्बिनेशन है, ये मैच करते हैं, ये क्लैश कर सकते हैं। मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स साउंड सिमिलर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस साउंड सिमिलर, प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट साउंड सिमिलर, ये सिमिलर जैसे हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कहीं पे अकाउंट्स अलग लगता है, फाइनेंस अलग लगता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्सेटाइल है, हॉरिजॉन्टल ग्रो कर गई है, तो सब चीजें अलग अलग लगेगी। कहीं कहीं पे सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग लगता है, एक पर्सन सिर्फ मार्केटिंग देखता है, दैट इज ब्रांडिंग प्रमोशन, और एक है जो सॉरी, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ सेल्स पे फोकस करती है। तो ये बनाना जरूरी है कि कौन से डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तुम कौन से डिपार्टमेंट पे काम करने जा रहे हो, उसके हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। पता चला कहीं पर हम एक ही बना देते हैं, कहीं पे एचआर की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कहीं पे नहीं है, कहीं मार्केटिंग के साथ सेल्स मिक्स करके ही चलाना आता है कि अलग अलग। दिस इज हाउ डिपार्टमेंट्स वर्क। द नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यहां तुम्हें ड्यूटीज असाइन करनी है, किसको क्या काम दोगे। अगेन हम पहले से प्लान करें, ऑर्गेनाइजिंग इज प्लानिंग ऑफ थिंग्स की कौन किसके लिए प्लान होगा, किसके लिए किसकी कौन सी ड्यूटी होगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा। लास्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यही है ड्यूटीज असाइन करने के बाद। ये अगर नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, इसके अलावा ये चीजें जरूरी है। पता चला सुपीरियर सबॉर्डिनेट दो चार पांच सुपीरियर्स हैं, उसके नीचे 10 सबॉर्डिनेट्स हैं, पर किसको किसकी पहले सुननी है, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है। तभी तुमने सुना होगा ना टीम लीडर्स, ये मेरी टीम है, चार बॉस हैं, चार बॉस की चारों की अलग अलग टीम है, वो टीम ही एक ही बॉस की सुनेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सही नहीं हो तो केओस हो जाएगा ऑर्डर्स में, और केओस है सबको सबका तो नहीं सुन सकते, कान दो है, सुनता तो एक ही है ना इंसान। यही इस लॉजिक पे पूरा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बेस्ड है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तुम्हारी जो है ना कंप्लीट डेफिनेशन है, बात याद रखना। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तुम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस, हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइज, ऑर्गेनाइजिंग करने से हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। एचआर के लोग एचआर कर रहे हैं, मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस के लोग फाइनेंस कर रहे हैं, अकाउंट्स के लोग अकाउंट्स कर रहे हैं। इन सब का अपना अपना एक काम है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इज ह्यूमन नेचर, अ पर्सन गेट्स स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर जॉब। हर कोई अपने पर्टिकुलर काम में, टास्क में स्पेशलाइज हो जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, भाई मुझे क्या काम करना है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, मेरा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क है, मैं क्लियर हूं। सो मुझे हर दिन आके सोचना नहीं पड़ता कि यार आज का काम क्या है। जो जनरली तुमने देखा होगा डेली वेज अर्नर्स में, इन सब के पास हमेशा एक इशू रहता है कि काम क्या करना है रोज सुबह उठ के। यहाँ पे काम नहीं है ऐसा, क्योंकि सब कुछ सेट है, ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करके रखा हुआ है। थर्ड इज ऑब्वियसली दो चीजें होंगी ऊपर की जो लिखी हुई है। सो तीसरा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्या होगा बाय डिफॉल्ट कि रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला, क्योंकि सुबह उठ के एक लेबर, एक एम्प्लॉय, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो जब एंटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्लैरिटी रहेगी अब क्या काम, टाइम वेस्ट नहीं होता, रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज, अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम होता है, बिजनेस स्टडीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, कुछ भी चेंज हुआ हमें पता है हमें चेंज कहाँ पे करना है। हमें ह्यूमन रिसोर्स चेंज करना है, हमें सेल्स चेंज करना है, मार्केटिंग चेंज करना है, हमें पता होगा एग्जैक्टली चेंजेस कहाँ होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा, या ऐसी कोई भी फूड चेन का जो होम डिलीवरीज करती हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, इनको सडनली चेंज करना पड़ा अपना डिलीवरी थिंग्स, फूड प्रोसेसिंग में चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग इज सेट, उनको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो रहा था डिलीवरी के एंड पे इन दिस कोविड-19 सिचुएशन। सो व्हेन एवरीथिंग इज सेट, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रहा है, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के हर कोई खाना बना रहा है, हर कोई डिलीवरी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। डिपार्टमेंट्स थे कि यार कुछ लोग सिर्फ डिलीवरेबल्स डिलीवरी ही करेंगे, डिलीवरी बॉयज, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ। तो हमें वहीं पे चेंज करना था, हमें वही आइडेंटिफाई करना था इनको कैसे करेंगे। सो फूड स्टाफ का डेली जो रूटीन है, टास्क है, वो अपना कर ही रहे हैं,
इनको लेके था यार, होम डिलीवरी करेंगे, डिस्टेंट डिलीवरी करेंगे, विदाउट टच डिलीवरी करना है, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी करना है, कैसे करोगे, ये पूरा मैकेनिज्म तैयार करना। हमें पिक कर लिया, जो डोमिनोज पिज्जा हट ने तुरंत पिक करा कि हमें चेंजेस कहाँ पे करने। इजी हो जाता है व्हेन एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो सर ने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है, कंट्रोल कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो एरर कहाँ पे हो रहा है, उस चेक को सुधार सकते हो, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज मैनर। सिक्स इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये क्या होता है, जब हर कोई स्पेशलाइज होता है तो तुम्हें पता होगा कि इसका ग्रोथ कहाँ पे है। हर कोई सारे काम कर रहा है, एक साल बाद हम उसके काम को जज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसने इसने क्या करा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जब पता ही नहीं होगा इसने करा क्या है, तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो स्पेशलाइज नहीं होगा, वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। 2 साल बाद वो अपने आप को देखेगा कि मैं कहां पे हूं, तो उसको पता नहीं चलेगा मैंने करा क्या। एम आई स्पेशलाइज इन मार्केटिंग, एम आई स्पेशलाइज इन सेल्स, एम स्पेशलाइज इन अकाउंट्स फाइनेंस, और एम स्पेशलाइज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूं किस में स्पेशलाइज। ऑर्गेनाइजिंग ये बता देता है और स्पेशलाइज, सो आप पर्सन का भी डेवलपमेंट करो, उसकी ट्रेनिंग उसके हिसाब से होगी, सो गेट स्पेशलाइज इन इज वर्क। द लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमें कंपनी को वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सपोज पिज़्ज़ा हट के एग्जांपल ले लेते हैं या डोमिनोज का ले लेते हैं, हमें एक और ब्रांच ओपन करनी, तो सब कुछ सेट रहेगा हमारे पास, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, वहां पे केओस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केओस नहीं है, तुम्हें पता है कि हमें कैसे काम करना है, सो एक्सपेंशन इज इजी। या फिर हम सोच रहे हैं यार क्यों ना सेम फूड आउटलेट के साथ हम एक बड़ा एरिया कवर करें, इजी है, 2 एम्प्लॉयज, 4 एम्प्लॉयज, 5 एम्प्लॉयज और असाइन करो, काम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेट चल रहा है, सिर्फ वर्क ओवरलोड हो रहा है। तो हमें पता होगा कि हमें एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे करना होगा। सो ऑर्गेनाइजिंग का ये फायदा है। और लास्ट एक लाइन बताता हूं, ये ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में, फर्म में, फैक्ट्रीज में नहीं होती, अगर लाइफ भी इस तरह से ऑर्गेनाइज होना तो भी एक्सपेंशन और ग्रोथ फोकस होते हैं, ये फैक्ट है। तुम्हारे लिए जस्ट एक ज्ञान है जो तुम्हें सबने दिया होगा, हमें भी सबने दिया था, अपने बेड से लेके, अपने बुक शेल्फ से लेके, अपने बैग से लेके, सब कुछ अगर ऑर्गेनाइज्ड है, तुम सोचो तुम्हारा कितना टाइम बचेगा। तुम्हें पता होगा तुम सुबह उठ के जाना है, तुम्हें बीएसटी की बुक निकालनी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी तुम्हारे पास है, तुमने बीएसटी की बुक वहीं पे रखी हुई है, तुम्हें बुक निकालनी है, पढ़ाई करनी, वापस रख दो। तुम्हारा वो जो टाइम है टू सर्च बुक्स, केओस हो रहा है, इजी हो जाता है। सो इफ एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, ट्रस्ट मी, इट सेव्स टाइम। लगता है हर बार यार ऐसे ही छोड़ देते हैं, टाइम ज्यादा बचेगा, नहीं, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट ऑफ टाइम बाय द एंड ऑफ द ईयर तुम्हें लगेगा तुमने हर दिन इतना इतना टाइम वेस्ट करा, वो अक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग का ये फायदा है। ठीक है, ज्ञान समाप्त, आगे बढ़ेंगे, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से टॉपिक। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन के, फर्स्ट इज, देखो फंक्शनल डिविजनल, दो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, समझना फंक्शनल डिवीजन क्या होता है। फंक्शन इज जहां पे फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लिखते जाना साथ में, दो नोट्स आर अवेलेबल देयर विथ यू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल चेन पे काम करती है, जिसमें मान लो बाटा इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। सो बाटा का काम क्या है, सो बाटा इज इन लेदर प्रोडक्शन, शू प्रोडक्शन, ये बाटा का काम है, बाटा इज नोन फॉर शूज। सो शू प्रोडक्शन का काम है बाटा का। तो बाटा क्या करेगा, मैं बाटा का एक सीईओ है मान लेते हैं, सीईओ के अंदर मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, प्रोडक्शन, एचआर, मैंने तीन ही लिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सो ये बाटा का पूरा चेन है, ये बाटा का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, सर्विस डिपार्टमेंट अलग, तुम्हें देख रहे होंगे पीछे 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो ये 3 डिपार्टमेंट्स पूरे बाटा के हैं। इसके अंदर इनके अपने अपने स्टाफ पूरा साइन होगा, ये सब काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है ना, तो उसका अपना मार्केटिंग है। अब यही चीज अगर हम टाटा ले लेते हैं, बाटा टाटा, बाटा के साथ टाटा राइम भी करता है ना, अबाउट टाटा हैज इन द फर्म, टाटा की कौन कौन सी फर्म्स है, टाटा स्टील, टाटा हैज बेवरेजेस, टाटा हैज घड़ी, वॉच लेते हैं, टाटा हैज ऑटोमोबाइल, हैवी ऑटोमोबाइल, लाइट कार के साथ भी है, टाटा हैज टेलीकॉम, टाटा सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो टाटा के पास। अब टाटा का स्टील अलग है, टाटा का बेवरेजेस अलग है, टाटा का कॉस्मेटिक अलग है, टाटा का ज्वेलरीज अलग है, टाटा का फूड, सब कुछ अलग अलग है टाटा के साथ, ऑटोमोबाइल अलग है और टेलीकॉम इंडस्ट्री अलग है टाटा। अब टाटा क्या करेगा, सो फूड के, मान लो फूड के लिए मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, मैं आगे बताऊंगा। देखो, सो टाटा हैज, मान लो दिस इज पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ टाटा, सीईओ है, सो टाटा हैज कॉस्मेटिक, होटल्स एंड टेलीकॉम। ठीक है, होटल्स हैं टाटा के, ताज है,
कॉस्मेटिक्स भी आते हैं टाटा के, टेलीकॉम भी आता है टाटा का, बहुत सारी चीजें टाटा, हमें खुद समझ में नहीं आता टाटा। हम सुबह उठ के रात को सोने तक टाटा ही यूज करते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है। सो मान लो एक कॉस्मेटिक है, उसका अपना मार्केटिंग सेल्स एचआर है। होटल्स है, उसका अपना मार्केटिंग सेल्स एचआर। टेलीकॉम, उसका अपना मार्केटिंग सेल्स है। सबका अपना अपना है मार्केटिंग सेल्स एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब है। तो ये क्या हुआ, दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। वहां पे क्या था, फंक्शन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा। फंक्शन मतलब मार्केटिंग इज अ फंक्शन, डिपार्टमेंट कर दिया। सेल्स इज अ फंक्शन, यहाँ पे क्या करा, डिवीजन करा। डिवीजन मतलब होटल्स का डिवीजन के अपने फंक्शंस हैं, टेलीकॉम के अपने फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शंस हैं, पर फंक्शन के ऊपर एक डिविजनल स्ट्रक्चर आ गया। ये बात याद, सिंपल है, समझ जाओगे तुम लोग मेरे ख्याल से। सो डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने पहले डिवाइड करा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के हिसाब से फर्म को, फर्म के हिसाब से हमने फंक्शन को डिवाइड, कि भाई टाटा इज द इंडस्ट्री, कंप्लीट इंडस्ट्री, उसकी अपनी अपनी बहुत सारी फर्म्स हैं। एक होटल्स इज अ फर्म, टेलीकॉम इज अ फर्म, कॉस्मेटिक इज अ फर्म, उनकी अपनी अपनी फर्म्स हैं। उसके हिसाब से हमने फंक्शन को डिवाइड, एक स्टेप बढ़ गया, बस इतना याद रखना। तो एग्जाम्पल, फंक्शनल स्ट्रक्चर का बाटा ले सकते हो, फंक्शन वो सारी चीजें ले सकते हो जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट पे काम करता है। ठीक है, इसके साथ क्या कहते हैं, सिंगल लाइन प्रोडक्ट के साथ डिविजनल स्ट्रक्चर में टाटा ले सकते हो, तुम लोग आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी का भी बहुत सारे चीजें आती है। आईटीसी का फूड बेवरेज आता है, आईटीसी के कॉस्मेटिक्स आते हैं, आईटीसी इज देयर इन एफएमसीजी प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ तुम लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिखना डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट कोई डाउट होगा तो तुम लोग पूछ ही लोगे। नेक्स्ट इज फंक्शनल और डिविजनल के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है इसके बीच में, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ ये टॉपिक है। सो बेसिस ऑफ डिफरेंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। अभी पता ना प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, कॉस्मेटिक्स, होटल्स, स्टील, हेवी हेवी मोटर्स, स्मॉल मोटर्स, ये सब टाटा का है। ठीक है, फंक्शनल केस, तो हम प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिवाइड करते हैं चीजों को। और वहां पे कैसे डिवाइड होता है, वहां पे फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड होगा। देन स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइज। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग में स्पेशलाइज होगा फॉर द होल डिपार्टमेंट, फॉर द होल पूरा होल फर्म। यहाँ पे डिविजनल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, कि भाई स्टील का जो पर्सन है, जो मोटर्स का है, जो ये सब अपने लिए स्पेशलाइज होंगे। सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, जैसे कुछ गलती हुई, हमें नहीं समझ सकते कि डिपार्टमेंट्स में कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हर कोई काम कर रहा है। वहां पे हमें पता होगा एग्जैक्टली, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, कहाँ पे गलतियां हुई हैं इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन कॉस्ट, इकोनॉमिकल है फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही लाइन प्रोडक्ट पे काम करता है, स्पेशलाइजेशन होता है, ज्यादा चांसेस नहीं होते कॉस्ट को बढ़ाने के। और यहाँ पे इट इज कॉस्टली, डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली कॉस्टली। कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट कंपनी पे ही काम हो पाएगा। मैंने बाटा का एग्जांपल दिया था तुम लोगों के सामने। ठीक है, वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी होता है, अगर बहुत सारे एक से ज्यादा कंपनीज होगी तो हमेशा आसान हो जाएगा कि हम डिविजनल स्ट्रक्चर पे चले जाएं रादर देन फंक्शनल। मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं होता, सीईओ ही सब कुछ देखेगा। भाई मार्केटिंग का पर्सन है, क्योंकि एक सीईओ बना दिया है, उस सीईओ के अंडर में सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे लोग मैनेजरियल स्किल डेवलप नहीं होती, वहां पे हो जाएगी। वहां पे कॉस्मेटिक अपन एग्जाम्पल लिया था, होटल्स एग्जाम्पल लिया था, बेवरेजेस अपन एग्जाम्पल लिया था, जो भी एग्जाम्पल है, तो एक पर्सन की मैनेजरियल स्किल डेवलप हो जाती है टू मेंटेन एवरीथिंग। सो वहां पे मैनेजर्स बनते हैं, फंक्शनल में मैनेजर्स सॉरी नहीं बनते, ज्यादा अच्छी मैनेजरियल स्किल निकल के सामने नहीं आती। फिर आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैंने इसको सीधे डिफरेंस बिटवीन से क्यों पढ़ाया, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल की मीनिंग है और डिफरेंस बिटवीन, और डिफरेंस बिटवीन के अंदर मीनिंग बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इजी हो जाता है समझना अगर हम पहले से ही हम डिफरेंस बिटवीन से ही पढ़ लें तो। सो एक एक करके देखते हैं जल्दी से यार, तुम्हारे सामने पूरा चार्ट बना हुआ है फॉर्मल का और इनफॉर्मल का। पहले समझ लो फॉर्मल इनफॉर्मल है क्या, और तुमसे क्वेश्चन भी है, खुद ही आंसर देना, समझ जाओगे तुम लोग जल्दी से कि फॉर्मल ज्यादा अच्छा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फॉर्मली काम होता है, जैसे रिलेशनशिप होता है,
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है वहां पे ऑर्डर्स होते हैं, वहां पे कोई दोस्त यार नहीं होता, वहां पे कोई फ्रेंड जोन नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक स्ट्रेट स्केलर चेन रिलेशनशिप होता है, तुम लोग देखते हो हमेशा। स्ट्रेट स्केलर चेन रिलेशनशिप कैसा होता है भाई, नीचे का ऑर्डर उसके ऊपर, फिर हो सकता है बॉस और एक सीईओ ऑफ द कंपनी एंड वन ऑफ द सुपरवाइजर वो दोस्त हो, पर दोस्ती बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे आर वर्किंग इन अ फॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है। इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनहेरेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी छुपा होता है। दो डिपार्टमेंट के, एक प्रोडक्शन मैनेजर एक सेल्स मैनेजर, हो सकता है आपस में बहुत अच्छे दोस्त। सो ये एक बॉन्डिंग अलग भी चल रही होती है। दिस इज इनफॉर्मल, हर भाई ह्यूमन है, तो ह्यूमन के साथ बाय डिफॉल्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। आप कॉफी टेबल पे बैठते हो साथ में, लंच करने साथ में बैठते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातें चलती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बातें चलती है, गॉसिप्स होते हैं। सो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ना बोथ हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस। फॉर्मल तो अपनी जगह है, तुम समझ सकते हो फॉर्मल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अपन अभी देखेंगे। इनफॉर्मल की भी अपनी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमंस है, ह्यूमंस को हमेशा दोस्ती लगती है, ह्यूमंस को हमेशा प्यार लगता है, वो कहां से लाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा जब पूरे दिन भर पर्सन लोग स्पेंड करते हैं टाइम, सो वो लोग साथ में रहते हैं, वो फ्रेंडशिप, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। इसका एक और फायदा है बहुत बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से सॉल्व नहीं होती। कभी कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही उसको प्रॉब्लम को समझ पाती है, पिक कर पाती है और सॉल्व कर पाती है। ये नीड है। सो कोई अगर पूछता है दोनों में से सही क्या है, तो बहुत से लोगों को लगता है फॉर्मल। नहीं, दोनों सही, दोनों होना चाहिए और होता ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी से। फॉर्मेशन, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट डेलिबरेटली, ये बात याद रखनी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सोशल फोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉन डेलिबरेटली। हम फ्रेंडशिप डेलिबरेटली नहीं करते कि यार करना ही है यार, बहुत दिन हो गए फ्रेंडशिप नहीं करी यार, ये तीन चार लोगों से हुई है, दो चार इस हफ्ते का टारगेट है, दो लोगों से नहीं। दिस इज नॉट द वे टू डू फ्रेंडशिप। हो जाती है दोस्ती, पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। आज रिलेशन बॉस रिलेशनशिप यार 3 दिन हो गए बॉस ने मिला नहीं, मुझे रिपोर्ट देना देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं होता। सो एक डेलिबरेट है, एक नॉन डेलिबरेट है। सेकंड इज रूल्स एंड रेगुलेशन। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो बाउंडेड है वहां से। फ्रेंडशिप का कोई रूल नहीं होता। हम बना जरूर लेते हैं कई बार, बट एक्चुअली देयर इज नो रूल ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का कोई रूल नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नो रूल, सब कुछ फ्री है वहां पे। फिर है नेक्स्ट इज ड्यूटीज एंड रेगुलेशंस। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द ड्यूटीज एंड responsibilities, authority and accountability of each member is well defined. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ पहले से तैयार होता है, बिल्कुल पॉलिसीज बनी होती है, ड्यूटीज डिफाइन होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि किसी की यही ड्यूटी। कभी कभी तो एक इंसान सारी ड्यूटी परफॉर्म करता है फ्रेंडशिप में, तुम लोगों को बात पता होगा, और बेचारा बोलता रहता है यार तुम लोग सारे काम मुझसे ही कराते हो। ये दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रहा है, ये बात ऐसा अलग से नहीं है। फिर है स्टेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल, इनफॉर्मल यू यू पीपल नो इट बेटर। इनफॉर्मल आज है कल नहीं है। फ्रेंडशिप का बिल्कुल पक्की होती है दोस्ती, इनफॉर्मल बट टूटती रहती है, बनती रहती है। तो कोई ऐसा जिसका जिसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, उसका उसका स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो वो आज है कल नहीं है, परसों फिर है, चलता रहेगा सिस्टम। फिर है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाज यूजेस फॉर्मल चैनल, ऑब्वियसली स्केलर चेन यूज होता है कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो कम्युनिकेशन। मैं इससे ही बात करूं फिर वो उससे बात करेगा, नहीं भाई मेरा दोस्त है मैं किससे ही बात करूं, बॉस होगा अपने घर पे होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। देन organizational chart. Formal organization shown an organizational chart, that is who is the boss, who is the subordinate, who is the सुपरवाइजर, who is superior, ये पूरा रिलेशनशिप सेट होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई चार्ट नहीं होता, अब बना भी नहीं सकते, नहीं तो दोस्ती गुस्सा हो जाते हैं सब लोग। सो देयर इज नो, कितने भी कोई किसी भी लेवल पे हो, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। देन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इनफॉर्मल में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, बट फॉर्मल में होना चाहिए और होता है। दिस इज हाउ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वर्क। ये समझाना इसलिए जरूरी था, कई बार लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इनफॉर्मल लेवल पे काम करती है। नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया में कभी भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों को मेंटेन करना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, एक अच्छा हेल्दी बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आ गया फिर से, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंट, सब डिफरेंस बिटवीन है। ये 3 टॉपिक है, इन तीनों के मीनिंग भी आते हैं, इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन भी आता है साथ में।
पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसे लिखा हुआ मीनिंग है। अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। सबसे पहले किसी को जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो ये पहला स्टेप, हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यार ये काम है, इसको करना है 3 दिन में। वो काम तो दे दिया, उसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं। चलो अकाउंटेबिलिटी तो उसको कभी भी नहीं दी जा सकती, अकाउंटेबिलिटी इज अ थिंग जो जो ट्रांसफर होती ही नहीं। लेकिन उसके पास हमने थोड़ी सी भी अथॉरिटी नहीं दी काम करने की। वो अपने लिए सोच नहीं सकता, उसको कुछ पैसे खर्च करने हैं, उसको अपने डिसीजंस लेने हैं, उसको थोड़ा बजट बढ़ाना है, वो छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हारे पास आता है, तुमसे परमिशन लेता है। So, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाएगा? नहीं। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी देनी होती। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं होती। सोचो तुम्हें काम मिला कहीं और से, तुम्हें बोला गया कि अपने टीम से काम करवा लो, तो क्या तुम अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दोगे? मैंने क्या करना, मैंने तो काम देना था, मैंने दे दी। नहीं, तुम्हारी टीम है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि तुम उनसे काम करो। तुमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर भी है। पर तुमने उन्हें 100% अथॉरिटी दे दी, ले जाओ भाई जो करना है करो, काम होना चाहिए। तो दिस इज कंप्लीट डेलीगेशन। तो अथॉरिटी कैन बी कंप्लीटली डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। डेलीगेट जरूर होती है लेकिन कंप्लीटली। दूसरी चीज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ में जाती है। विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक कि जान ही नहीं है, आप नहीं दे सकते। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ अथॉरिटी देना इज कंपल्सरी। अब डिफरेंस समझ लेते हैं। और एक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टीम को, यार जो करना है करो, काम तुम्हारा है, कंप्लीट करके दो। उन्होंने मान लो कंप्लीट नहीं करा, सो हु इज आंसरेबल? आर दे आंसरेबल टू द बॉस? नो, यू आर फाइनली आंसरेबल। यू कैन नॉट ट्रांसफर अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही जिसे बोलते हैं, वो तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तुम्हें काम करवाना है, तुम खुद, तुम 4 लोगों से कराओ, तुम 8 लोगों से कराओ, फाइनली हु इज गोइंग टू आंसर इज यू। तो अकाउंटेबिलिटी नेवर ट्रांसफर। अब देखते हैं जल्दी से एक एक करके। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग, राइट टू कमांड। अथॉरिटीज कमांड करने का कि हम कौन कौन से ऑर्डर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क। अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन। सही हो गलत हो, यू आर अकाउंटेबल, यू हैव टू गिव द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन डेलीगेशंस कांट बी डेलीगेटेड। Authority cannot be entirely can be delegated, cannot be entirely delegated, and cannot be delegated at all. Authority आराम से डेलीगेट होती है, इनफैक्ट 100% होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था कभी भी 100% डेलीगेट नहीं होती, आपके ऊपर रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, जवाबदेही तक कभी डेलीगेट नहीं होती। देन ओरिजिन अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी ही होगी। देन फ्लो, अथॉरिटी खुद सोचो कहां से कहां फ्लो होगी, इट्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई आंसर यू कि भाई मैंने काम कर लिया, मैंने काम नहीं करा। देन फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में एक थिन लाइन डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे काम की, आंसर भी मैं दूंगा, पर आंसर देने का मैं हक किसी और को नहीं दे सकता, राइट भी नहीं दे सकता। सो दोनों चीजें नीचे से ऊपर फ्लो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे से ऊपर फ्लो होती है और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर फ्लो होती है, पर अथॉरिटी ऊपर से नीचे फ्लो होती है। सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। इससे रिलेटेड केस स्टडी आती है, हम लोग करेंगे बाद में। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। 2 वर्ड है, अभी हमने करा था जो अपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती डेलीगेट कभी भी। तो ये था डिफरेंस। आप समझते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या हमने पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया किसी को काम देके? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, जहां पे सब कुछ एक ही इंसान डिसाइड करता है। भाई तुम्हें जो पूछना है मुझसे आके पूछो, काम तुम्हें करना है, बताऊंगा मैं, ऑर्डर इज माइंड। एक होता है डिसेंट्रलाइज, सब कुछ तुम्हारा है, करो काम, लेट्स सी क्या होता है। जैसे बहुत सी कंपनीज है, वो रिलायंस है, वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे काम करता है। मुकेश अंबानी है गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर द कंपनी, कि डिसेंट्रलाइज एवरीथिंग। बहुत सी चीजें जोनल डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है कंपनीज का, कंपनी का। आप समझते हैं अंतर क्या होता है? सो डिसेंट्रलाइज, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा समझो यार कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक वर्ड में अगर समझना है तो डेलीगेशन में
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी भी चला जाता है। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फर्स्ट, डेलीगेशन, मैनेजर्स डेलीगेट सम ऑफ देयर फंक्शन एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, मतलब अपने काम दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दे दी। इन डिसेंट्रलाइजेशन, राइट टू टेक डिसीजन शेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अदर लेवल्स, हमने पूरा राइट्स टू शेयर, मतलब राइट टू टेक डिसेंटर, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी दे दी। स्कोप, डेलीगेशन इज लिमिटेड टू द सुपीरियर डेलीगेट द पावर टू सबऑर्डिनेट, यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा है, स्कोप इज वाइड क्योंकि हमने सब कुछ डेलीगेट कर दिया, तुम्हारा ही काम है, डिसीजन भी तुम लोग ले लो। द नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ वर्क। सो फ्रीडम ऑफ वर्क के पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स ऑफ द मैनेजर एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट। ऑब्वियसली यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ चला जाता है कंप्लीट, यहाँ पे आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन फ्रीडम ऑफ वर्क, यहाँ पे डेलीगेशन में ऑब्वियसली ज्यादा फ्रीडम नहीं होती क्योंकि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं जाती और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं जाती। पर डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम पूरी है क्योंकि काम तुम्हें ही समझना, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी, तुम्हें फ्रीडम देना जरूरी हो जाएगा। फिर है नेचर, इट्स रूटीन फंक्शन, इट्स एन इंपॉर्टेंट, मतलब काम देते रहना हर बार हर दिन का ठीक है, लेकिन पूरा ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना इज नॉट अ रूटीन फंक्शन। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम लेता है और जब लेता है फिर उसको वापस नहीं लिया जाता, फिर एक कंप्लीट, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है, मतलब इसके लिए अच्छा खासा डिसीजन लेना पड़ता है। नीड ऑन पर्पस, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट इन कंसर्न्स ऑफ वेदर इट्स बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, पर डिसेंट्रलाइजेशन नॉर्मली, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं होती डिसेंट्रलाइज करने की, बिग ऑर्गेनाइजेशन से डिसेंट्रलाइज करनी। मैं रिलायंस का एग्जांपल लिया, टाटा इज डिसेंट्रलाइज। देन ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय वन इंडिविजुअल टू अनदर, इट्स अ सिस्टमैटिक, डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमैटिक वे कि यार आपको अथॉरिटी कैसे देनी, किसको देनी, एक बार अथॉरिटी दे दी तो वो बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक चलती रहती है। देन प्रोसेस, डेलीगेशन इज प्रोसेस विच एक्सप्लेन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और यहाँ पे इट इज एन आउटकम विच एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कंप्लीट डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन देखो, पूरा डिपार्टमेंट है, किसी एक पर्सन का नहीं यार तुझे दे दी इसको, नहीं, पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरा एक जोनल, ये सब देखता है। डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, डेलीगेशन एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑपरेशन पॉलिसी, मतलब वो जरूरी है, अगर हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, अगर मैनेजेबल है तो हम डेलीगेशन पे ही काम चला ले। ठीक है। लास्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन, वेरी लिटिल फ्रीडम इज, लिटिल फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली हमने फ्रीडम ऑफ वर्क देखा ही था, तो फ्रीडम ऑफ वर्क एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन दोनों ज्यादा होता है डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज समथिंग डिफरेंट, बड़े लेवल पे होता है, एंड डेलीगेशन इज अ स्मॉल पोर्शन। ठीक है। अब ये एक बार पढ़ो और डिफरेंस बिटवीन के साथ पढ़ना, फिर कोई डाउट्स होता है तो ऑलवेज एन ऑप्शन टू आस्क देयर ऑन टेलीग्राम, वहां पे पूछ लो सारे डाउट्स, कभी भी पूछ सकते हो तुम लोग, आंसर होते हैं सारे डाउट्स। ठीक है। तो हम लोग वहीं मिलते हैं, फिर कोई डाउट होगा एक बार बुक पढ़ो, इजी है चैप्टर, बस थोड़ा सा लेंथी लगता है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में, इसको वापस से सुन लेना और समझना। चल कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग पूछोगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।